नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अंशुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, पिछले कल यानी 22 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया और उसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार ठाकुर जी। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर अंशुल जी। चलिए डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैव विविधता से क्या अभिप्राय है और इसका क्या महत्व है? आजकल हम सभी ने देखा है कि एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ही अवेयरनेस जो है जनता के बीच में लोगों के बीच में बढ़ गई है जी। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे आसपास हमारे रास्ते में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, प्लांट्स, कोई मशरूम्स वगैरह वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं पर्टिकुलर एरिया में जो ये सब चीज़ें होती हैं इनको हम जैव विविधता कहते हैं। इसे साधारण शब्दों में इनको जैव विविधता कहते हैं। टेक्निकल इसकी बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, लेकिन उनमें हम नहीं जाएंगे। एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन जो कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में दी गई है वो है वैरायटी ऑफ लाइफ। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वैरायटी ऑफ लाइफ जो है हम उसको जैव विविधता कहते हैं। जी। और इसका हमारे जीवन में महत्व क्या रहता है? जितना भी ये लाइफ साइकिल चल रहे हैं, जितना भी इकोसिस्टम चल रहा है, ये सारा जैव विविधता की वजह से ही चल रहा है, क्योंकि जैव विविधता के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जितने लाइफ साइकिल्स हैं, इकोलॉजिकल साइकिल्स हैं, एनवायरमेंटल साइकिल्स हैं, सारे जैव विविधता की वजह से ही चल रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं, तो हमें सारा जो हमारा फूड है, हमारा फल फ्रूट है, ये सारा जैव विविधता से ही आ रहा है। हम गेहूं खाते हैं, वो भी जैव विविधता है। मक्की खाते हैं, जैव विविधता है। अंडा खाते हैं, फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, ये सारा बेसिकली सब यानी जितनी अलग अलग चीज़ें हम लोग अपने आसपास देखते हैं या हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो सभी जैव विविधता के अंतर्गत आती हैं। सिंपल वर्ड्स में यही कह सकते हैं कि जो भी हम लिविंग चीज़ें देख रहे हैं अपने आसपास, वो सारे का सारा जैव विविधता ही है। अगर हम इसकी बात करें कि जैव विविधता शब्द कहाँ से आया, तो जैव विविधता जो शब्द है इसको रेमंड डैसमैन ने 1968 में कॉइन किया था, लेकिन उसके बाद 1988 तक ये शब्द जो है बिल्कुल डॉर्मेंट पड़ा रहा। और एक विल्सन थे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट थे या फिर एंटोमोलॉजिस्ट थे बेसिकली, उन्होंने इस टर्म को अपनी बुक के टाइटल में यूज़ किया। उसके बाद अवेयरनेस जो है इस वर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं आपको जैव विविधता, वर्ल्ड की जो जैव विविधता उसके बारे में अगर बात करूं, तो आज की डेट में जो बायोडाइवर्सिटी है वर्ल्ड की, जिसमें एनिमल भी आते हैं, माइक्रोब्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख के आसपास है। 19-20 लाख के बीच में इसका नंबर आता है। लेकिन हिंदू धर्म में भी पहले ही लिखा गया है कि इस दुनिया में 84 लाख योनियाँ होती हैं। योनिया का मतलब यहाँ पे स्पीसीज से है। तो स्पीसीज का मतलब ये है कि स्पीसीज हो सकता है कि 84 लाख भी हो, क्योंकि जो साइंस है, मॉडर्न साइंस है, वो बोलती है कि जो इसका जो एस्टीमेट है स्पीसीज का, वो 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में होना चाहिए। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज हैं वो ज़्यादातर आर्थ्रोपोड्स की हैं वर्ल्ड में। और आज की डेट में भी आर्थ्रोपोड्स जो है कोई 15 लाख के आसपास जो है ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। उसके बाद दूसरा नंबर ऐसा ग्रुप का आता है जैसे जिनको हम फंजाई कहते हैं, कवक कहते हैं। और फंजाई के केस में 1 लाख के आसपास स्पीसीज ऑलरेडी डिस्कवर्ड हैं, लेकिन एस्टिमेट ये बोलता है कि कोई 15 लाख स्पीसीज जो है डिफरेंट फंजाई की अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसको अभी डिस्कवर किया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मगर हम अभी तक उसको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। हाँ, जैसे अमेज़न फॉरेस्ट हैं, कुछ सी की लाइफ है, उसका हमें इतना ज़्यादा नॉलेज आज की डेट में नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल हैबिटेट्स हैं जहाँ पे आदमी जा सकता है, साइंटिस्ट इजीली जा सकते हैं, वहाँ की जैव विविधता जो है ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी है, वहाँ बहुत कम स्कोप है। लेकिन जो डेंस फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट है, वहाँ पे लोग अभी तक जो है उनके भीतर, उनके अंदर प्रॉपर्ली जा नहीं सके हैं। तो वहाँ पे अभी बहुत स्कोप है कि हम वहाँ पे नई स्पीसीज को डिस्कवर कर सकें। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा, जैसे 22 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको सिर्फ इसी दिन को क्यों मनाया जाता है या इस दिन के क्या मायने हैं? इस दिन को सिलेक्ट जो किया गया था वो दिसंबर 2000 में किया गया था और 2001 से इसको हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। लेकिन 22 मई का जो सिलेक्शन है, इसके पीछे नैरोबी कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस आता है। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो है नैरोबी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये हुई थी 22 मई 1992 में। उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था कि हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए
काम करने की बात हुई उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर जो है अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरो में, जहाँ इसको अडॉप्ट भी कर लिया गया था। तो हमने क्योंकि उस जो टेक्स्ट है इसकी कंजर्वेशन की जो टेक्स्ट थी उसको अडॉप्ट 22 मई 1992 में नैरोबी कॉन्फ्रेंस में किया था, तो इसलिए इस डेट को सिलेक्ट किया गया फाइनली। तो मतलब उस दिन की या उस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही हाँ। ये डिसाइड किया गया कि हर साल 22 मई को हम इस दिवस को मनाएंगे। हाँ। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे हैं जैव विविधता के बारे में, आज के समय में ऐसे कौन कौन से कारक हैं या कारण हैं जिसकी वजह से जैव विविधता जो है वो घट रही है या ये कहें कि खतरे में है? जैव विविधता तो नेचुरली कम ही हो रही है जी। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इसका जो रेट था डिक्लाइन का वो 1% मतलब 1 पर ईयर के आसपास था जी। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो इसका जो डिक्लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम बढ़ गया है। और हमें लगता है कि 25 से 30% जो है हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो एंडेंजर्ड है इसमें। इवन हम अगर लोकल की बात करते हैं, अगर हम लोकल की बात करें, जैसे मैं शिमला की बात कर लूँ तो एक हमारी बुक आती है फ्लोरा सिमिलेंसिस, जिसको बाइबल ऑफ प्लांट्स ऑफ दिस रीजन भी कहा जाता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसी जगह लिखी हुई है कि ये प्लांट यहाँ होता है, ये प्लांट यहाँ होता है, लेकिन मैंने तो घूम घूम के देखा है, मुझे वो चीज़ें आज मिली नहीं वहाँ पे जहाँ जहाँ लिखी थी। इसका मतलब है डिक्लाइन तो नेचुरल है जी। 100 साल पहले जो बुक लिखी थी उसमें था, 100 साल पहले सब कुछ था। जी, जी। लेकिन 100 साल बाद तो अब वहाँ पे कंक्रीट जंगल मिलते हैं या फिर जितनी स्पीसीज जो लिखी होती हैं वो वहाँ पे होती नहीं है। तो नेचुरली ये बहुत ही फास्ट रेट से डिक्लाइन कर रहा है बायोडाइवर्सिटी। तो डॉक्टर साहब, कहा जा सकता है कि जो अर्बनाइजेशन हो रही है वो इसका कारण है, या अगर आज के समय में एक मेजर प्रॉब्लम की बात करें ग्लोबल वार्मिंग, क्या ये सब चीज़ें भी मतलब बायोडाइवर्सिटी को डिक्लाइन करने में अपना रोल अदा कर रही हैं? जी हाँ जी। ये तो एक रीजन है ही है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जितनी हैबिटेबल लैंड है वर्ल्ड में उसका 50% तो हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर तो मोनोकल्चर है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, उस केस में जो है ज़्यादा डिफरेंट स्पीसीज़ को एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन मोनोकल्चर में ऐसा नहीं होता है। तो एग्रीकल्चर भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इवन नेचुरल डिक्लाइन तो होता ही है, पर वो 1 पर ईयर था, अब वो जो ह्यूमन मेड जो है उसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम जो है इंक्रीज हो गया है इसमें। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैं इसमें जानना चाहूँगा कि ये तो बात हुई इसको डिक्लाइन करने की, हम ये आज के समय में जो महत्वपूर्ण विषय है वो शायद ये है कि जैव विविधता जो कम हो रही है उसका हमारे मानव स्वास्थ्य या ये कहें कि हमारी पृथ्वी पे क्या कुछ असर पड़ रहा है? पृथ्वी का स्वास्थ्य के ऊपर भी डायरेक्ट इफेक्ट है जी। और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी डायरेक्ट इफेक्ट होता है। पृथ्वी का स्वास्थ्य बेसिकली उसका एनवायरनमेंट है जी। क्लाइमेट चेंज भी उसी का एक पार्ट आ जाएगा। अगर बेसिकली बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्लाइमेट को रेगुलेट करती है। आपने देखा होगा जिस एरिया में ज़्यादा प्लांट लगे होते हैं, ज़्यादा जंगल होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा वार्मिंग नहीं होती, वहाँ पे गर्मी कम होती है। और पुराने टाइम में देखा होगा कि पेड़ों के नीचे हम बैठते थे ताकि छाया मिले। और इवन जैसे जो मॉडर्न सिटी जैसे चंडीगढ़ की बात करें, वहाँ ज़्यादा प्लांटेशन की है तो पंजाब के टेम्परेचर से चंडीगढ़ का टेम्परेचर नॉर्मली 1 से 2 डिग्री कम होता है। तो बेसिकली ये क्लाइमेट को रेगुलेट कर रही है बायोडाइवर्सिटी। तो अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी तो क्लाइमेट जो है क्लाइमेट चेंज आएगा। उसमें क्या हो सकता है, गर्मी भी हो सकती है ज़्यादा, ग्लेशिएशन भी हो सकती है, तो पोल्यूशन भी एक रीजन है। अगर हम ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं, ह्यूमन हेल्थ बेसिकली यहाँ पे 2 डिफरेंट वेज में अफेक्ट हो सकती है। एक वे तो है कि हमारा जो खाना है, जो बायोडाइवर्सिटी सर्विस है, जो हम खा रहे हैं, प्लांट वेस्ट खा रहे हैं चाहे एनिमल वेस्ट खा रहे हैं, वो हमारा पोल्यूटेड होगा तो हमारी हेल्थ उससे इम्पैक्ट होगी। या दूसरा रीजन हो सकता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो धीरे धीरे इम्पेयर हो जाएगी, कम होती जाएगी। हाँ जी। और तीसरा जो है इसमें जो पोल्यूशन भी जो रिलेटेड फैक्टर है उसका भी फिर बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड है वो भी, और उसका भी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे बायोडाइवर्सिटी सर्विस में इसमें हम बात जापान की कर सकते हैं जी। वहाँ पे फ़िश लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वहाँ पे ना 2 बहुत ही स्वीयर डिजीज़ फैली थी, मिनामाटा और टाइडाइड जी। तो बेसिकली वो क्या पोल्यूशन था बेसिकली, और पोल्यूशन जो मेटल पॉल्यूटेंट्स थे वो फिश के अंदर जा रहे थे, उसका बायोमैग्निफिकेशन हो रहा था और बाद में ह्यूमन बॉडी में जाके ह्यूमन में डिजीज़ शुरू हो गई थी। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन एंड बायोडाइवर्सिटी अगर इम्पैक्ट होती है तो हमारी अल्टीमेटली हमारी हेल्थ भी
इम्पैक्ट होगी, हमारी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इसका किस तरह से हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव रहता है। मैं जानना चाहूँगा डायरेक्ट तौर पे हमारे कृषि के लिए हम बात करें या खाद्य सुरक्षा की बात करें, उसमें ये क्या कुछ अपना रोल अदा करता है जैव विविधता? जैव विविधता खाद्य सुरक्षा में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बहुत सारी जो हमारी क्रॉप्स हैं आज की डेट की, वो सारी आर्टिफिशियली ब्रेड हैं जी। वो साइंटिस्ट ने उनको बनाया हुआ है, उनमें अच्छे जीन निकाल के डाले हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी तो वो जीन का जो सोर्स है अल्टीमेट, वो हमें नहीं मिलेगा। एक तो ये रीजन ये है इससे रिलेटेड। दूसरा ये होता है कि जब बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी तो उसके साथ साथ जो है जो हमारे पेस्ट हैं या डिजीज़ हैं वो पर्टिकुलर क्रॉप पे ज़्यादा लग जाएंगे, तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो अल्टीमेटली अफेक्ट होगी इससे, और ह्यूमन हेल्थ भी अफेक्ट होगी। और ब्रीडिंग के लिए हमें प्रॉपर जीन पूल जो है अवेलेबल नहीं होगा, जीन पूल नहीं मिलेगा उस चीज़ में। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई इस पे जैव विविधता पे क्या कुछ नुकसान हो रहे हैं या किस तरह से नुकसान हो रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा सरकार की तरफ से या फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी तरफ से क्या रूल्स एंड एक्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें एक्ट है वो तो 2002 में आया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्ट हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हैं, जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, देन वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है। तो इस तरह बहुत सारे एक्ट हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। ये सारे के सारे एक्ट जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, और ये प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं इंडिया में। और जितनी अवेयरनेस ह्यूमन बीइंग में आएगी उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन और इजी हो जाएगा इसमें। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करें इकोसिस्टम सर्विसेज की, तो ये जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं ये क्या होती हैं और जैव विविधता के साथ इनका क्या कुछ रिलेशनशिप है? जो इकोसिस्टम है उसमें बायोडाइवर्सिटी भी आती है, उसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे कि वाटर है, सॉइल है, एयर है, ये भी आता है। तो इकोसिस्टम क्या हमें बेनिफिट मिल रहा है? जो इकोसिस्टम का जो बेनिफिट है उससे जो हमें बेनिफिट जो मिल रहा है उसको हम इकोसिस्टम सर्विस कहते हैं। और इनमें इकोसिस्टम सर्विसेज में जैसे कि हमारा फूड है, हमारी दवाइयाँ हैं, हमारे मसाले हैं, हमारे बेवरेजेस हैं, एक सारी इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज हैं जो कि आदमी को या इंसान को हमें मिल रही हैं जी। तो इनमें अनाज की हमने बात कर ली, हमने अंडे की बात कर ली, हमने मीट एंड पोल्ट्री की बात कर ली। तो ये सारे के सारे जो हमारे फूड से रिलेटेड है। इसी तरह और जो बेसिकली ये तो डायरेक्ट सर्विस है, और डायरेक्ट सर्विस जो है मेडिसिन भी होती है। बहुत सारी जो मेडिसिन हैं, जो इवन एलोपैथिक मेडिसिन हैं, उनका सोर्स जो है प्लांट ही था शुरू में। बहुत सारी पुरानी दवाइयाँ जो हैं वो प्लांट बेस्ड थी, या उनमें प्लांट का शुरू में यूज़ करते थे, और उसके बाद उसको आज की डेट में उनके सिंथेटिक अल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम किनीन यूज़ करते हैं मलेरिया के लिए, और मलेरिया की ये ओनली एंड ओनली मेडिसिन है ये। तो किनीन जो है प्लांट से ही ड्राइव होती है, सिनकोना एक प्लांट होता है और इससे हम निकालते हैं। देन इसी तरह हमारे पास टेक्सोल है, एंटी कैंसर ड्रग है टेक्सोल, और टेक्सोल हिमाचल में टेक्सास प्लांट से निकलता है, और हिमाचल में टेक्सास का होता है। आज की डेट में तो एंडेंजर्ड प्लांट है ये। तो एट्रोपिन है, देन एफिड्रिन है जो खांसी जुकाम के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह बहुत सारी जो दवाइयाँ, विनक्रिस्टिन, विनव्लास्टिन, कोडीन एट्सेट्रा, ये सारी की सारी दवाइयों का जो सोर्स है बायोडाइवर्सिटी है। कहने का मतलब बायोडाइवर्सिटी हमारे स्वास्थ्य के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप ये समझिए कि उसको मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि हमारा स्वास्थ्य सही रहे, हमारी पृथ्वी का स्वास्थ्य सही रहे। स्वास्थ्य के साथ साथ जो है ना, हमारा जीना भी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हम जो हर पल सांस ले रहे हैं, सांस का सोर्स ऑक्सीजन है जी, और ऑक्सीजन अल्टीमेटली जो है प्लांट से आ रही है। प्लांट जो है सूरज की एनर्जी को ट्रैप करता है और उसके बाद ऑक्सीजन और फूड बनाता है जी। तो ऑक्सीजन के बिना तो हम जी ही नहीं सकते जी। वो भी इकोसिस्टम सर्विस है जी, वो भी बायोडाइवर्सिटी सर्विस है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो एक व्यक्तिगत तौर पे या ये कहें कि सामुदायिक तौर पे ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए किए जा सकते हैं, जैव विविधता को बचाने के लिए किए जा सकते हैं? और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप कुछ एग्जांपल्स भी दें कि किस तरह से इस तरह के किसी उपाय से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बचाया गया हो। मैं इसकी शुरुआत जो गवर्नमेंट पॉलिसी से, गवर्नमेंट लेवल से शुरुआत करना चाहता हूँ। बेसिकली जब कंजर्वेशन की बात आती है तो रोल गवर्नमेंट का भी होता है, कम्युनिटी का भी होता है, इवन इंडिविजुअल का भी रोल होता है। तो अगर हम हायर लेवल की बात करते हैं या गवर्नमेंट लेवल की बात करते हैं तो उस केस में हमारे जो कंजर्वेशन के मेथड हैं, नेशनल पार्क्स हैं,
जी। बेसिकली इन सीटू एंड एक्स सीटू दो टाइप की कंजर्वेशन की हम बात करते हैं। इन सीटू का मतलब होता है कि हमने जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उस एनिमल का या उस पर्टिकुलर प्लांट का, उसको उसी हैबिटेट में हमने प्रोटेक्ट करना है। जी। तो इसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। जैसे कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और 105 के आसपास जो है वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स हैं और 500 प्लस जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। जी। तो ये सारे के सारे जो हैं बेसिकली इन सीटू कंजर्वेशन के मेथड हैं। देन उसके बाद आती है एक्स सीटू, जो हम आउट ऑफ प्लेस, यानी कि जहाँ चीज़ थी वो वहाँ से ले जाके उसको लैब में या कहीं पे जाके हमने उसको कंजर्व करने की कोशिश की। जैसे कि जीन बैंक्स हैं, जी। दैट वो हम इसको एक्स सीटू बोल सकते हैं। तो लेकिन जब कम्युनिटी की बात करती है, इंडिविजुअल के रोल की बात आती है, तो कम्युनिटी लेवल पे हमारे जो है पूजा की बात कर सकते हैं हम। जैसे बहुत सारे हमारे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हमने देवी देवताओं के साथ जोड़ रखा है। देवी देवताओं की जैसे पूजा करते हैं तो हम उन पक्षियों की, उन जानवरों की भी पूजा करते हैं, उन पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें तो शेर की बात कर सकते हैं हम, टाइगर की बात कर सकते हैं, मोर की बात कर सकते हैं। ये सारे सेक्रेड प्लांट हैं। और अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में टॉप पे, हिरार्की में टॉप पे आते हैं। तो अगर टॉप ही खत्म हो गया तो नीचे क्या होगा, सारा का सारा इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। सारी की सारी इकोसिस्टम सर्विस जो है सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। उस केस में जो है मतलब पूरा सब डिस्टर्ब हो जाएगा और हो सकता है सर्वाइवल भी पॉसिबल ना हो उस केस में। जी। उसी तरह अगर हम कम्युनिटी पे एक और एस्पेक्ट अगर लें तो उसमें जो है सेक्रेड ग्रुप्स की बात आती है। सेक्रेड ग्रुप्स या फिर जिनको हम लोकल लैंग्वेज में देववन भी बोलते हैं जी। वो ऐसे एरिया हैं, हिमाचल में बहुत सारे हैं, 500 के आसपास सेक्रेड ग्रुप्स हैं। वो ऐसे एरिया होता है जहाँ पे आदमी को जाना अलाउड नहीं होता है। वहाँ उसके बीच में एक मंदिर होता है और कहा जाता है कि ये सारे के सारे जितनी प्रॉपर्टी है, ये जितने पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ये सारे के सारे उस देवता के हैं, लोकल डीटी के हैं। तो देवता की परमिशन से आप पत्ता भी वहाँ नहीं तोड़ सकते हैं। अगर हम इनके अंदर जाते हैं, हम देवन के अंदर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत ही डेंस ग्रासेस मिलेंगी, बहुत ही डेंस वाइन्स, ट्रीज, श्रब, सब कुछ मिलेगा और सारे प्रॉपरली फ्लावर कर रहे होते हैं, सीड भी उनमें लग रहा होता है। और ये सीड और फ्लावरिंग जो है इससे आसपास जो है फैल जाता है ये। तो कहने का मतलब कि ये बेसिकली कंजर्वेशन का ही एक मेथड है। हो सकता है हमारे जो हमारे बुजुर्ग थे या हमारे साधु संत थे, उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि ये कंजर्वेशन है। उन्होंने ये बताया होगा कि ये देवता का वन है, आपने बस यहाँ छूना नहीं है कुछ। और बेसिकली ये सारा कंजर्वेशन का ही मेथड था, ताकि किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की जो स्पीसीज जो है बाहर वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, मतलब उसको कंटिन्यूटी बन रही है। यानी कि जो पुराने समय में हमारे पूर्वज थे या जो भी हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने उस समय से ही इस चीज़ को समझ लिया था कि जैव विविधता को मतलब बचाना बहुत ज़रूरी है और इस तरह के उपाय उनको किए जा सकते थे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो बात हुई हमारे पुराने समय से, जिस चीज़ को हम फॉलो करके जैव विविधता को संरक्षित कर रहे हैं। अगर आज के समय की बात करें कि ऐसी कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम अपनी या डेली लाइफ कहें या फिर ये कहें कि अपनी दिनचर्या का पार्ट बना के जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं? बेसिकली जब हमने कंजर्वेशन की बात की थी, तो कंजर्वेशन में एक और थ्रेट की बात करते हैं जब, तो एक इन्वेजिव स्पीसीज़ की बात भी आती है जी। और बहुत सारे इन्वेजिव स्पीसीज़ ऐसे हैं जो कि हमारी लोकल जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इम्पेक्ट कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बेसिकली। रिसेंट एक एग्जांपल फ़िश का आता है, कैट फ़िश का। कैट फ़िश जहाँ भी आ गई वहाँ पे उसने लोकल फ़िश को ख़त्म कर दिया। इसी तरह आपने सबने देखा होगा कि कांग्रेस ग्रास यहाँ पे बहुत फैल गई है, लेंटाना फैल गया है। हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें एक जलकुंभी होती है जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, वो उससे पूरे हमारे तालाब, वाटर बॉडीज़, वेटलैंड सारे उससे भर गए हैं। तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे जहाँ जहाँ एक्जॉटिक वीड्स हैं, एक्जॉटिक इन्वेजिव स्पीसीज जहाँ भी आती हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर दें। हम प्लांटेशन जो है लोकल प्लांट्स की करें, लोकल स्पीसीज़ को हम यूज़ करें और हम ऐसी मतलब हमारा जो दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि वो इको फ्रेंडली हो। हम कोई भी चीज़ ऐसी ना यूज़ करें जिससे पोल्यूशन होता हो, जिससे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हार्मफुल इम्पैक्ट होता हो।
जी, मतलब कहा जा सकता है कि हम उन्हीं प्रैक्टिसेस को आप जैसे आपने बताया कि हम लोकल स्पीशीज़ की प्लांटेशन करें, हम देखते भी आ रहे हैं, हर साल हम वन महोत्सव मनाते हैं, तरह तरह के प्लांट्स उसमें लगाए जाते हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि उन्हीं प्लांट्स की प्लांटेशन हो जो उसी जगह के नेटिव हैं या उसी जगह पाए जा रहे हैं। तो इस तरह की ड्राइव से हम मतलब जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड एक और आपको ज़रूर। एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब अमेरिका ने हमें PL480 प्रोजेक्ट था एक, और इंडिया को उन्होंने बहुत सारी वीट भेजी थी, तो उस वीट के साथ ही हमारे यहाँ पार्थिनियम आ गया था, कांग्रेस ग्रास आ गई थी। और आज आप देखेंगे प्लेन्स में सारे के सारे खेत खलिहान सारे के सारे उस वीट से भरे पड़े हैं, और लोकल स्पीसीज उसने सारी खत्म कर दी। इसी तरह हमने जो है ना सोशल फॉरेस्ट्री के अंडर या एग्रो फॉरेस्ट्री के अंडर जो है सफेदा यूज़ किया था, सफेदा को इंट्रोड्यूस किया था, और ऑस्ट्रेलियन प्लांट है, तो एक्सोटिक यूकलिप्टस जिसको बोलते हैं, और ये एक्सोटिक स्पीसीज है। और अगर आप इस पेड़ के नीचे जाएं तो आपको लगेगा कि इसके नीचे कुछ ग्रो ही नहीं करता है जी। लेकिन अगर इंडिजिनस जितने भी हमारे प्लांट हैं, हमारे इस एरिया के जो प्लांट्स हैं, तो उनके नीचे तो फुल बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, श्रब्स मिलेगी, ग्रासेस मिलेंगी, क्लाइंबर्स मिलेंगे, लेकिन इस पेड़ के नीचे कुछ नहीं लगता। इसी तरह बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं जो कि एक्सोटिक प्लांट्स हैं जिनको हमने इंट्रोड्यूस किया था, वो आज हमारे लिए ही मतलब नुकसान कर रहे हैं जी। हमारा मतलब ये दर्शकों सार में ये कहा जा सकता है कि अगर हम जैव विविधता को बचाने के लिए कोई बाहर से स्पीशीज़ ला रहे हैं, कोई बाहर से प्लांट या एनिमल ला रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो उसी एरिया का हो और उसकी वजह से बाकी किसी और जानवर या पेड़ पौधे को किसी तरह का नुकसान ना हो। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब।